अगर आपने पिछले वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि संघट्ट सिद्धांत क्या होता है। यह सिद्धांत ट्राउट्स और विलियम लुईस ने दिया था। इसे हम टक्कर सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसे हमने पिछले वीडियो में समझा था। अभिक्रिया का वेग ताप पर कैसे निर्भर करता है? ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है इसे हम समझ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्हेनियस समीकरण, बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र। और ये दोनों बहुत ही खतरनाक टॉपिक हैं, परंतु आपको समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो देखते रहो, मैं इनको सरल शब्दों में समझाऊंगा। आर्हेनियस समीकरण क्या होती है? आर्हेनियस ने अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए एक समीकरण दिया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। यह समीकरण वेग स्थिरांक की ताप पर निर्भरता को समझाता है। इसके अनुसार ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है और वेग स्थिरांक का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण इस तरह से लिखा जाता है। इस k को वेग स्थिरांक बोला जाता है। ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है और वेग स्थिरांक का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। समीकरण में k का मतलब वेग स्थिरांक होता है। a को आवृत्ति कारक बोला जाता है या आर्हेनियस कारक बोला जाता है या पूर्व चरघातांकी गुणांक बोला जाता है। इसके तीन नाम हैं और E चरघातांक स्थिरांक कहलाता है। E का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, और R गैस स्थिरांक होता है। चरघातांक स्थिरांक E और -EA/RT, इनका मतलब क्या होता है इसे हम आगे समझने वाले हैं। बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहना और इसे तुरंत नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें संघट्ट या टक्कर सिद्धांत को थोड़ा सा समझना होगा। इस सिद्धांत पर वीडियो बना हुआ है, डिटेल में समझना चाहते हो तो वीडियो देख सकते हो। यह सिद्धांत हमें क्या बताता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं के बीच टक्कर से उत्पाद बनता है। अभिकारक के अणु और इन अणुओं के बीच में टक्कर होती है और इस टक्कर से उत्पाद बनता है। सभी अभिकारक अणुओं के बीच में टक्कर होती है। सामान्य ताप और सामान्य दाब पर अभिकारक अणुओं के बीच होने वाली टक्कर की संख्या 10⁻25 से 10⁻28 होती और यह संख्या अभिकारक अणुओं के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 सेकंड में होती। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 1 सेकंड में अणुओं के बीच होने वाली टक्करों की संख्या सामान्यतः 10⁻25 से 10⁻28 होती। यह बहुत बड़ी संख्या है, इतनी सारी टक्करें होती। अगर अणुओं के बीच में इतनी सारी टक्कर होती है तो अभिक्रिया तुरंत हो जाती है, उत्पाद तुरंत बन जाता है। उत्पाद बनने में समय नहीं लगता है और बहुत तेज गति से होने वाली अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। परंतु सभी टक्कर से उत्पाद नहीं बनता है। कुछ टक्कर ही प्रभावी टक्कर होती है और प्रभावी टक्कर से उत्पाद बनता है। प्रभावी टक्कर कैसे होती है? प्रभावी टक्कर के लिए अणुओं को कुछ रुकावटें या अवरोध पार करने पड़ते हैं। ये रुकावटें क्या होती है? और ये अवरोध दो प्रकार के होते हैं।
विन्यास अवरोध और ऊर्जा अवरोध। जब अभिकारक के अणु इन अवरोध को पार करते हैं तो उन अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर होती है और सभी अणु इन अवरोध को पार नहीं कर पाते। केवल कुछ ही अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर होती है और प्रभावी टक्कर से उत्पाद बनता है। आगे बढ़ने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहला अवरोध, विन्यास अवरोध। अवरोध का मतलब रुकावट होता है। विन्यास अवरोध को प्रायिकता या त्रिविम विन्यास बाधा भी बोलते हैं। जब अभिकारक के अणु सही दिशा में टकराते हैं तो इसे प्रभावी टक्कर कहते हैं और प्रभावी टक्कर से ही उत्पाद बनता है। परंतु जब अभिकारक के अणु सही दिशा में नहीं टकराते, उनके टकराने का विन्यास सही नहीं होता है, तो इसे अप्रभावी टक्कर बोलते हैं और अप्रभावी टक्कर से उत्पाद नहीं बनता है। इस बात को याद रखना। यहाँ पर सही दिशा का मतलब क्या होता है, इसे हम चित्र के द्वारा समझते हैं। मान लो अभिकारक के दो अणु, पहला अणु दूसरा अणु, इन दोनों के बीच में टक्कर होती है। पहले अणु में ए और बी दो परमाणु हैं, दूसरे अणु में ए और बी दो परमाणु हैं। इन दोनों अणुओं के बीच में टक्कर होती है, यहाँ पर टक्कर होती है। इस अणु के बी परमाणु से दूसरे अणु का ए परमाणु टकराता है, तो इन दोनों के बीच तो टक्कर हो जाती है, परंतु पहला परमाणु और यहाँ पर अंतिम परमाणु, इन दोनों के बीच टक्कर नहीं हो पाती, तो अभिक्रिया नहीं होती है। यह अप्रभावी टक्कर है और इस टक्कर से उत्पाद नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर टक्कर की दिशा सही नहीं है। अगर हम इस अणु को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और यह अणु इसके साथ टकराता है, तो यह भी अप्रभावी टक्कर होगी, क्योंकि यहाँ पर इस अणु का पहला परमाणु इन दोनों परमाणुओं के साथ टक्कर कर सकता है, परंतु यह परमाणु इन दोनों के साथ टक्कर नहीं कर सकता, तो यह टक्कर की दिशा सही नहीं है। ये दोनों अप्रभावी टक्कर हैं। परंतु जब दोनों अभिकारक के अणु इस तरह से टकराते हैं, पहला अणु और दूसरा अणु, ये दोनों परमाणु आमने सामने होते हैं और ये दोनों परमाणु आमने सामने होते हैं, तो यहाँ पर इनके बीच में टक्कर होती है और यहाँ पर भी दोनों परमाणुओं के बीच में टक्कर होती है, तो टक्कर में पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। मतलब इस अभिक्रिया में A2 और B2 बनता है। तो यहाँ पर टक्कर की दिशा सही है, तो इस टक्कर को हम बोलते हैं प्रभावी टक्कर, और प्रभावी टक्कर से ही उत्पाद बनता है। ऊर्जा का अवरोध। प्रभावी टक्कर के लिए अभिकारक के अणुओं को एक न्यूनतम ऊर्जा के अवरोध को पार करना पड़ता है। यह अवरोध सक्रियण ऊर्जा होता है। किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की प्रगति और ऊर्जा के बीच ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर अभिकारक होता है और यहाँ पर उत्पाद बनता है। अभिकारक अणुओं के पास अपनी स्वयं की ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को सामान्य ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा या प्रारंभिक ऊर्जा बोला जाता है। इस अक्ष पर ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊर्जा बढ़ती है और यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक इतनी ऊर्जा अभिकारक अणुओं के पास होती है। अगर अभिकारक के अणुओं को प्रभावी टक्कर करना है तो उन अणुओं को यहाँ तक पहुँचना होगा, मतलब अणुओं की ऊर्जा को बढ़ाना होगा
अणुओं की ऊर्जा को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना होगा। तो इस ऊर्जा के अवरोध को पार करना होगा और इसी अवरोध को सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है। सभी अभिकारक के अणु ऊर्जा के इस अवरोध को पार नहीं कर पाते, केवल कुछ ही अणु ऊर्जा के इस अवरोध को पार कर जाते, तो यहाँ पहुँच जाते और अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर होती। इस अवस्था को संक्रमण अवस्था कहा जाता है और इस अवस्था में अभिकारक के पुराने बंध टूटने लगते और नए बंधों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर बने यौगिक को मध्यवर्ती यौगिक कहा जाता है और यह यौगिक अस्थायी होता है। तुरंत पुराने बंध गायब हो जाते और नए बंध बन जाते, अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है। सक्रियण ऊर्जा पर वीडियो बना हुआ है, चैनल ओपन करो और प्लेलिस्ट रासायनिक बल गति की देखो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। सक्रियण ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक नहीं होती, यहाँ से यहाँ तक की इस ऊर्जा को दहली ऊर्जा बोला जाता है और यहाँ से यहाँ तक अभिकारक की औसत ऊर्जा होती है। अभिकारक की औसत ऊर्जा को इस दहली ऊर्जा में से घटा देते हैं, इस ऊर्जा को इस ऊर्जा में से घटा देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊर्जा प्राप्त होती और इसी ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है। जब हम अभिकारक का ताप बढ़ाते हैं, मतलब अभिकारक को ऊष्मा ऊर्जा देते हैं, तो अधिक से अधिक अणु ऊर्जा के इस अवरोध को पार कर जाते हैं, प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ जाती, उत्पाद अधिक बनता है, मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने समझाने की कोशिश की कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कैसे बढ़ता है। बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ने ऊर्जा वितरण वक्र के द्वारा समझाया कि अभिक्रिया का वेग ताप पर कैसे निर्भर करता है। इन्होंने बताया कि ताप बढ़ाने पर सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती, अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इन्होंने ई ऊर्जा रखने वाले अणुओं के अंश और इनकी गतिज ऊर्जा के बीच में ग्राफ बनाया। ग्राफ समझने से पहले हमें समझना होगा कि अणुओं का अंश क्या होता है। अभिकारक के सभी अणुओं की ऊर्जा एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। माना यहाँ पर अभिकारक अणुओं की कुल संख्या 100 है, कुल अणु 100 है और इन 100 अणुओं में इस अणु की ऊर्जा 10 है, इस अणु की ऊर्जा 20 है, इसकी 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है, 10, 30। सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा एक समान नहीं होती, अलग अलग होती। अभिकारक अणुओं की ऊर्जा 0 से अनंत तक हो सकती। यहाँ पर हमने अणुओं की संख्या को 100 माना, कुल अणुओं की संख्या 100 है। 100 अणुओं में 10 ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, कुल 4 अणु हैं। 100 अणुओं में 10 ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या 4 है, तो इस अनुपात को हम बोलते हैं अणुओं का अंश। 100 अणुओं में 20 ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, तो 20 ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या 3 है, तो अणुओं का अंश कितना होगा? 3/100। 30 ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश कितना है? 1, 2, 3। 40 ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश कितना है? 1, 2। 40 ऊर्जा रखने वाले अणुओं की कुल संख्या 2 है। कुल अणुओं की संख्या 100 है और सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती। 100 में से कुछ की ऊर्जा 10 होती है, 100 में से कुछ की ऊर्जा 30 होती है,
100 में से कुछ की ऊर्जा 40 होती है, अलग अलग होती है, तो इस अनुपात को अणुओं का अंश बोला जाता है। ई ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश। ई ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या को ऊपर लिखते हैं और नीचे कुल अणुओं की संख्या को लिखते हैं, और इसे Ne/Nt लिखा जाता है। Ne का मतलब ई ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या और Nt का मतलब कुल अणुओं की संख्या। तो अभिकारक के अणुओं में कुछ अणुओं की ऊर्जा कम हो सकती है, कुछ अणुओं की ऊर्जा अधिक हो सकती है। ई ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश y अक्ष पर नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ई ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश बढ़ता है, और इस x अक्ष पर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अभिकारक अणुओं की ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, माना 1 जूल। 1 जूल ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश इतना होगा। 2 जूल ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश इतना होगा। इसे हम 0.1 मान लेते हैं। 1 जूल ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश कम है, 2 जूल ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश बढ़ जाता है। 3 जूल ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश और अधिक हो जाता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं अणुओं की ऊर्जा 25 जूल है, तो 25 जूल ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश अधिकतम होता है। इस बिंदु पर 25 जूल ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर अणुओं की ऊर्जा 25 जूल होती है इस बिंदु पर। ऊपर जाते हैं तो ऊर्जा नहीं बढ़ती, ऊपर जाते हैं तो ई ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती, तो 25 जूल ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या इस बिंदु पर अधिक होती। आगे बढ़ते हैं। 30 जूल ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या 50 जूल ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या और भी कम हो जाती, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ नीचे जाता है। और इस 50 जूल को हम मान लेते हैं ऊर्जा अवरोध, और इसी को हम सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। इस ऊर्जा अवरोध को पार करने के बाद अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर होती है और उत्पाद बनता है, और इस ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले अणुओं का अंश 50 जूल, ई ऊर्जा का मतलब यहाँ पर 50 जूल, 50 जूल ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश कम है, इतना है। तो अणुओं की संख्या तो कम है, परंतु ऊर्जा अधिक है, 50 जूल है, तो ये अणु इस ऊर्जा अवरोध को पार कर जाते हैं। इस स्थान में उपस्थित सभी अणुओं की ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से अधिक होती है, और इनके बीच में होने वाली टक्कर प्रभावी टक्कर होती है। और सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा रखने वाले अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर नहीं होती, उनकी टक्कर से उत्पाद नहीं बनता है। यहाँ पर यह क्षेत्रफल प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। मान लेते हैं यह ग्राफ T1 ताप पर है, एक निश्चित ताप T1 ताप पर यह ग्राफ बनाया गया। अब हम ताप को बढ़ाकर T2 कर देते हैं, तो T2 ताप पर ग्राफ इस तरह से बनता है। यह T2 ताप पर ग्राफ है। इस T2 ताप वाले ग्राफ का यह क्षेत्रफल देखो, पहले ग्राफ की तुलना में यह क्षेत्रफल अधिक होता है। यह अधिक क्षेत्रफल वाला ग्राफ बताता है सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश पहले ग्राफ की तुलना में
अधिक हो जाता है। यह पहले ग्राफ के अणुओं का अंश और T2 ताप पर जब ताप बढ़ाते हैं तो T2 ताप पर अणुओं का अंश ऊपर चला जाता है। इस दूसरे ग्राफ के अनुसार अणुओं का अंश ऊपर चला जाता है। यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और इस अधिक क्षेत्रफल का मतलब है कि सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश ज़्यादा हो जाता है। तो प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ जाती है, उत्पाद अधिक बनता है और अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। इस बिंदु पर ज़्यादातर अणुओं की ऊर्जा को अति संभाव्य ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर अणुओं की संख्या ज़्यादा होती है, अणुओं का अंश ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर अणुओं की ऊर्जा कम होती है। परंतु जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ता है इस ऊर्जा अवरोध को पार करने वाले अणुओं की संख्या कम होती है और उन अणुओं के बीच में प्रभावी टक्कर होती है। ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। पहले ग्राफ में क्षेत्रफल कम है और दूसरे ग्राफ में क्षेत्रफल अधिक है। और इस क्षेत्रफल से पता चलता है कि ताप को T1 से T2 तक बढ़ाते हैं तो प्रभावी टक्कर करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती। अब हम भी आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित ताप पर T ताप पर EA से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश E की पावर माइनस EA/RT होता है। जब ताप बढ़ाते तो इस पूरे का मान कम होता है क्योंकि ताप नीचे आता है, तो ताप का मान बढ़ाते हैं तो इस EA/RT का मान कम होता है। मान लो EA/R का मान 12 है और तापमान इस तापमान का मान 2 है, तो EA/RT इसका मान कितना होगा 6। तापमान को 2 से बढ़ाकर 6 कर देते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर आधार E को 10 मान लेते हैं और इस पर घात माइनस में होती है। इसका मान 6, इसका मतलब यहाँ पर 10 की घात माइनस 6, इसका मान 2 है तो यहाँ पर 10 की घात माइनस 2 होगा। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होती है? 10 की घात माइनस 2। जब ऋणात्मक घात कम होती है तो संख्या बड़ी होती है। जब हमने तापमान को बढ़ाया तो EA/RT का मान कम हो गया। आधार को हमने 10 मान लिया। जब EA/RT का मान 6 था तो यहाँ पर संख्या थी 10 की घात माइनस 6 और जब EA/RT का मान 2 था तो यहाँ पर संख्या थी 10 की घात माइनस 2 और 10 की घात माइनस 2 बड़ी संख्या है, तो तापमान बढ़ाने पर E की पावर माइनस EA/RT इसका मान बढ़ता है। सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश बढ़ता है और इन अणुओं के बीच प्रभावी टक्कर होती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इसका मतलब है अभिक्रिया का वेग E की पावर माइनस EA/RT के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के समानुपाती होता है, तो यहाँ पर हम वेग के स्थान पर वेग स्थिरांक को लिख देते हैं। वेग स्थिरांक E की पावर माइनस EA/RT के समानुपाती होता है और जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर एक स्थिरांक आता है। E को हम चरघातांक कहते हैं। इस कारक को पूर्व चरघातांकी गुणांक भी कहते हैं क्योंकि यह चरघातांक से पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम रख दिया पूर्व चरघातांकी गुणांक। यह आर्यनीय समीकरण है। इस समीकरण से K का मान निकालना कठिन होता है क्योंकि यहाँ पर E होता है, तो इस समीकरण को हमें बदलना होगा।
दोनों पक्षों का log लेते हैं। यहाँ पर ln का मतलब नेचुरल log होता है। यहाँ पर ln का मतलब log आधार e होता है। ln के log आधार e और k। तो इसे हम हल करते हैं। जब दो संख्याएं गुणा में होती हैं तो उनका log इस नियम से हल किया जाता है, ln a प्लस ln b। तो ln a गुणा वाला पद ln e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। जब किसी संख्या पर घात होती तो उसका log निकालते हैं तो घात आगे आ जाती है। तो यहाँ पर घात आगे आ जाती है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये अपॉन आर टी हम इस तरह से लिख देते हैं। ln k का मतलब log आधार e k। तो ln e का मतलब क्या होगा, log आधार e और e। दोस्तों जब log का आधार 10 होता है और संख्या 10 होती है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पर आधार e है और संख्या e है तो इसका मान 1 होगा। तो ln e का मान 1 होगा। और इस ln के स्थान पर हम लिख देते हैं log e, log आधार e और k। इसी तरह यहाँ पर log आधार e और a माइनस ये अपॉन आर टी। इन दोनों में से हम किसी एक समीकरण का उपयोग करेंगे ग्राफ बनाने में। इसकी तुलना हम y बराबर mx प्लस सी से करते हैं। यहाँ पर c स्थिरांक है और यहाँ पर a स्थिरांक है। तो इसे हम पीछे लिख देते हैं और इसे हम आगे लिख देते हैं। और ये अपॉन आर टी को इस तरह से हम प्रदर्शित कर देते हैं। जब इस समीकरण की तुलना इसके साथ करते हैं, x के स्थान पर 1/t होता है तो x अक्ष पर 1/t लेते हैं। y के स्थान पर ln k होता है तो y अक्ष पर ln k लेते हैं। यहाँ पर m ढाल होता है, c अंतःखंड होता है। जब x का मान 0 होता है तो y का मान कितना होगा, y का मान अंतःखंड के बराबर होगा, मतलब y का मान 0 नहीं होगा। इस दिशा में x और इस दिशा में y, x का मान 0 तो y का मान अंतःखंड c के बराबर होगा, तो यह अंतःखंड है c। ढाल धनात्मक है तो जब x का मान बढ़ाते हैं तो y का मान बढ़ता है, ग्राफ ऊपर जाता है। परंतु जब ढाल ऋणात्मक होता है तो x का मान बढ़ाने पर y का मान कम होता है तो ग्राफ नीचे जाता है। ग्राफ इस तरह से बनता है, ढाल धनात्मक है तो ऊपर और ढाल ऋणात्मक है तो नीचे। x के स्थान पर 1/t होता है, y के स्थान पर ln k होता है, तो इन दोनों के बीच ग्राफ बनाते हैं। जब 1/t 0 होता है, यह 0 होता है, तो ln k का मान ln a के बराबर होता है।
और जब 1/t का मान बढ़ता है तो ln k का मान कम होता है, ग्राफ नीचे जाता है क्योंकि यहाँ पर ढाल ऋणात्मक है। इस अक्ष पर 1/t के दो मान लेते हैं। जब 1/t का इतना मान होता है तो ln k का इतना मान होगा, और जब 1/t का मान बढ़ाते हैं तो ln k का मान कम हो जाता है। यहाँ पर इस त्रिभुज का यह कोण, इस कोण का मान 60 डिग्री मान लेते हैं, तो यह कोण कितना होगा 180 माइनस 60, 120 डिग्री। और इस कोण को हम बोलेंगे थीटा, और इस थीटा का tan थीटा ढाल होगा। और जब इस समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस c से करते हैं तो m यहाँ पर ढाल होता है, तो m यहाँ पर क्या है माइनस E/R। इस समीकरण के अनुसार ढाल माइनस E/R होगा। एग्जाम में कभी कभी log 10 का ग्राफ दिया जाता है। जितने भी हम log निकालते हैं अधिकतर उनका आधार 10 होता है, तो इस log आधार e को log आधार 10 में बदल देते हैं। log आधार e, तो इसका मतलब क्या होता है 2.303 log आधार 10। यहाँ पर log का आधार e है और यहाँ पर log का आधार 10 है, और यह इन दोनों में रिलेशन है, तो इसे याद रखना। तो log e के स्थान पर हम लिख देते हैं 2.303 log आधार 10 के। log e के स्थान पर 2.303 log आधार 10 और a माइनस E/RT। यहाँ से 2.303 को हटाते हैं तो यह संख्या इन दोनों के भाग में चली जाती है। यहाँ पर 1 हो जाता है, तो यह समीकरण प्राप्त होता है। अब इस समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस c से करते हैं। यहाँ पर c स्थिरांक है, यहाँ पर a स्थिरांक है, तो इसे हम पीछे लिख देते हैं। इसे हम इस तरह से लिख देते हैं। इस x के स्थान पर 1/t है, तो इसे हम x अक्ष पर लेते हैं, और y के स्थान पर log 10 के, और इन दोनों के बीच ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ढाल ऋणात्मक है तो ग्राफ नीचे जाता है, और इस ग्राफ का ढाल tan थीटा, इस m को ढाल बोला जाता है, तो इस m के स्थान पर माइनस E/2.303 r होगा। x के स्थान पर 1/t होता है, m यहाँ पर ढाल होता है, तो इस m के स्थान पर यहाँ पर माइनस E/2.303 r है। तो इस समीकरण के अनुसार ढाल इतना होगा tan थीटा। माना ताप T1 पर वेग स्थिरांक k1 होता है और ताप T2 पर वेग स्थिरांक k2 हो जाता है, तो log आधार 10 k1 बराबर T2 ताप पर, तो k1 के स्थान पर हम k2 लिख देते हैं। दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण घटाते हैं, क्योंकि जब इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस हो जाता है और यहाँ माइनस के स्थान पर प्लस हो जाता है, और ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं।
इसे समीकरण 2 मान लेते हैं और इसे 1 मान लेते हैं। इस 2 में से 1 को घटाते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो यह समीकरण प्राप्त होता है। ये अपॉन 2.303 आर इन दोनों में कॉमन है, माइनस 1/T2 प्लस 1/T1। इस माइनस वाले पद को पीछे लिख देते हैं और प्लस वाले पद को आगे लिख देते हैं। इसे हल करना आसान होता है। प्लस वाला 1/T1 और माइनस वाला 1/T2। दोस्तों, जब दो संख्याएं भाग में होती है तो उनका लॉग कैसे निकालते हैं? पहली संख्या के लॉग में से नीचे वाली संख्या के लॉग को माइनस कर देते हैं। इन दोनों की तुलना इससे करो, log K2 माइनस log K1, तो इसे हम इस रूप में बदल देते हैं, log K2/K1। और इस समीकरण पर अंकित प्रश्न बनते हैं जो आपकी NCERT बुक में दिए गए। इस समीकरण से न्यूमेरिकल को हल करना आसान होता है, तो इस समीकरण को याद रखना।